जल्दी से सारे कपड़ों को बैग में डाल लेती हूँ। वैसे भी मेरी दीदी तो पहले ही बेसब्र है, ज्यादा देर कर दी तो हो सकता है मुझ पर गुस्सा करने लगे। गायत्री ने ऐसे बोलकर अपने हाथ से सिले हुए अपने सूटों को एक बैग में डाला और वो अपने मायके जाने को नीचे आ गई। माँ जी, मैंने आखिरी सूट भी सिल लिया है। नितांशी दीदी कहाँ है? नितांशी दीदी गई, तू कर ऐसे ही देर पर देर। मेरी बहू पागल थोड़ी है जो तेरा इंतजार करेगी। कहाँ गई? अपनी माँ के घर, और कहाँ जाएगी? मैंने माधव को बोला कि उसे गाड़ी से मायके छोड़ाए। वैसे भी मेरी बहू गर्भवती है तो माधव पहले उसे बाजार से मायके में पहनने को कपड़े दिलवा कर लाएगा और फिर वहाँ छोड़ देगा। तुझे तो खुद से ही अपने सारे कपड़े सिलने थे। जरा से पैसे उठाने में तेरा दम निकल जाता है। तो सिल कपड़े और अब अकेले ही जाना अपनी माँ के घर। माँ जी, मैं भी तो गर्भवती हूँ और आपकी ही बहू हूँ, तो क्या कहूँ और तुझसे? तेरा तो पति भी घर में नहीं है। अब क्या मैं तुझे तेरी माँ के घर लेकर जाऊं? नहीं नहीं माँ जी, मेरा आपसे ऐसा कुछ बोलने का इरादा नहीं था। माफ करना मुझे, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। ऐसे बोलकर गायत्री ने अपना बैग संभाला और वो अपने ससुराल से पैदल ही गर्मी में मायके आने को निकल गई। गायत्री और नितांशी दोनों बहनें थीं, जिसमें गायत्री छोटी और नितांशी बड़ी बहन थी। बचपन से ही गायत्री को नितांशी के आगे कम वैल्यू मिलती थी, क्योंकि नितांशी गोरी चिट्टी सुंदर और गायत्री बस दबी हुई सी थी। और साथ ही ससुराल आने के बाद भी किस्मत से नितांशी को ही अमीर पति मिला, जिससे ससुराल में भी उसकी वैल्यू बढ़ गई। अब गायत्री और नितांशी दोनों 5-5 महीना गर्भवती हो चुकी थी और वो अपनी माँ के घर जा रही थी, जिसमें नितांशी तो गाड़ी से वहां पहुंच गई, लेकिन गायत्री पसीने में नहाए हुए पैदल ही अपने मायके पहुंची और दरवाजे से उसने ये मंजर देखा। देखो माँ, ये मिडी ड्रेस है और ये वाला सूट है। जानती हो, ये सूट माधव जी को बहुत अच्छा लग रहा था तो ये उन्होंने मुझे दिलाया। एक एक कपड़ा तेरी ही तरह सुंदर है, मानो तेरे लिए ही बनाया हो। माँ, अरे गायत्री तू भी आ गई, आजा। आस्था गायत्री को देखकर अपनी जगह से हिली तक नहीं। गायत्री खुद से ही अंदर आई और अंदर आकर उसने अपना बैग रखा। वो पूरी पसीने से भीगी हुई थी, क्योंकि वो पैदल ही मायके आई थी। ऐसे में आकर वो बस अपनी माँ के पास बैठी ही थी कि तभी गायत्री देख तो सही, जरा तेरी बड़ी बहन भी इतनी देर से आकर यूं ही बैठी हुई है। जा इसके लिए जरा बर्फ डालकर ठंडा सा पानी लेकर आ। जी। गायत्री ने खुद तो पानी नहीं पिया, पहले नितांशी को पानी पिलाया, जिसके बाद दीदी अपने कपड़े दिखा रही हो? माँ, मैंने भी अपने सूट खुद से सिले हैं, वो भी एक नजर देख लो। नहीं नहीं गायत्री, तेरे हाथ के सिले हुए कपड़ों को तो मैं जानती हूँ कि तू कैसे सिलती है। वो मुझे मत दिखा, जब तू पहनेगी मैं देख लूंगी। अरे मेरी दोनों राजकुमारियां आई हुई हैं। बाबा। आस्था लो, मैं ये आम लाया हूँ, बच्चियों को दे दो। गायत्री जल्दी से उठ खड़ी हो, ये जो तेरे बाबा आम लाए हैं, चल इनको नितांशी के लिए काट ला। दोनों बहनें गर्भवती थी, लेकिन फिर भी आस्था को बस अपनी अमीर बेटी का ही ख्याल और परवाह थी। ऐसे ही गायत्री का पूरा दिन अपनी बड़ी बहन की सेवा में ही गुजरा। दोनों बहनें अपने मायके में तो आई थीं, लेकिन आराम बस नितांशी को ही मिल रहा था। रोज का खाना, सफाई, चाय, नाश्ता सब कुछ आस्था गायत्री से करवाती थी। और ऐसे ही चलते चलते अब दोनों बहनों के बेबी शावर की बारी थी। नितांशी, गायत्री, मैं क्या सोच रही थी कि तुम दोनों यहाँ 2 महीने से हो और अब तुम्हारे ससुराल से भी तुम्हारे लिए बुलावे आ रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि यहीं पर तुम्हारी बेबी शावर रस्म करवा दूं। इसी बहाने सभी पड़ोसी और रिश्तेदार भी आकर तुमसे मिल लेंगे। हाँ माँ, क्यों नहीं, लेकिन माँ वो रस्म आप आज नहीं कल की रखना। वो क्या है ना, मेरी स्किन हेयर्स कुछ भी इस कंडीशन में नहीं है जो मेहमानों का सामना करे। अंडरस्टूड? अपने बेबी शावर से पहले मुझे काफी कुछ करवाना है, जैसे केराटिन, फेशियल और ड्रेस भी तो लानी है। ठीक है बेटा, मैं समझ गई। मैं आज तुझे बाजार लेकर चलूंगी तो तू सब करवा आना। चलूंगी नहीं माँ, आपको चलना ही पड़ेगा। चलिए अभी चलिए, क्योंकि ये काफी देर का काम है। अच्छा अच्छा मेरी हीरोइन, बस चल रहे। जा तू जाकर रेडी हो। गायत्री, कल तुम दोनों बहनों का बेबी शावर होगा ना, मैं उसके लिए नितांशी को शॉपिंग वगैरह करवा कर आऊंगी। तू जब तक घर की अच्छे से सफाई कर देना और मैं नितांशी से पूछकर बता दूंगी। तू उसकी पसंद का खाना भी बना देना, ठीक है? जी। गायत्री बेचारी अपनी माँ की सारी बातें इसी तरह से मानती थी। कुछ ही देर में नितांशी तैयार होकर आ, जिसके बाद आस्था उसे बाजार लेकर निकल गई। बेटा पहले कहाँ जाएगी? माँ पहले सैलून चलिए, मुझे बालों में केराटिन करवाना है, उसके बाद पार्लर चलेंगे और लास्ट में ड्रेस देखने। एक तरफ नितांशी इस तरह तैयारी कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ
चलो ये कपड़े भी धुलकर सूखने को डाल दिए, अब नीचे जाकर खाना बना लेती हूँ। माँ छोले चावल बनाने को बोल कर गई हैं। बेबी शार बस दीदी का ही नहीं, मेरा भी है। मेरी तो किसी को कोई चिंता ही नहीं है। माँ भी बस दीदी की ही तैयारी में लगी रहती है। अब तो राजेश जी से ही बोलना पड़ेगा कि वो मुझे कल के लिए कोई ड्रेस दिलवा दे। हेलो, हाँ बोलो गायत्री। राजेश जी, हेलो। आप इस वक्त तो काम पर होंगे। मैं ये बोल रही थी कि आज काम से जरा जल्दी आ जाना। वो क्या है ना, कल माँ ने हमारी दोनों बहनों की बेबी शार रस्म रखी है, तो मुझे उसके लिए ड्रेस चाहिए। गायत्री आज तो काम थोड़ा ज्यादा है। चलो तुम चिंता मत करो, मैं जिस भी वक्त आऊंगा बाजार से खुद ही तुम्हारे लिए ड्रेस ले आऊंगा, ठीक है ना। राजेश ने ऐसे बोलकर फोन काट दिया और रात को जब वो ऑफिस से लौटा उस वक्त वो अपनी हैसियत के मुताबिक गायत्री के लिए ड्रेस ले आया। और देखते ही देखते बेबी शावर का दिन भी आ गया। गर्भवती होने के बावजूद भी गायत्री ने ही अपने और अपनी बहन के बेबी शावर की सारी तैयारियां की। हाँ बस यहाँ एक गुब्बारा और ये हो गया। गायत्री, मेहमानों के लिए खाना और मीठा बन गया? हाँ माँ, सब कुछ हो गया। अब बस मेहमान भी आते ही होंगे तो मैं भी तैयार हो आती हूँ। नहीं अभी नहीं, तैयार तू हो जाना, लेकिन पहले जरा नितांशी का नींबू पानी का मन हो रहा है तो उसके लिए वो बना दे। आस्था ने गायत्री से नितांशी के लिए नींबू पानी बनवाया, जिसको बनाने के बाद गायत्री तैयार होने को गई। कुछ ही देर में सारा घर मेहमानों से भर गया और दोनों बहनें भी तैयार होकर आईं। नितांशी ने बहुत ही हैवी और सुंदर अनारकली पहनी, तो वहीं गायत्री के पति ने उसे शरारा लाकर दिया था, जो ज्यादा हैवी तो नहीं लेकिन सुंदर था। गायत्री उस हल्के से सूट को पहनकर तैयार हुई और दोनों बहनों की बेबी शावर रस्म हुई। बेबी शावर के अगले दिन अब दोनों बहनें अपने ससुराल आ चुकी थी, जहां पर भी बस नितांशी को ज्यादा वैल्यू और गायत्री को कम वैल्यू मिलती थी। गायत्री, ओ गायत्री बहू, सुनती क्यों नहीं है तू? जी माँ जी बोलिए। वक्त दिखाई नहीं दे रहा तुझे? जा जाकर खाना बना। सॉरी माँ जी, वो मैं अपने कमरे में अपने कपड़े समेट रही थी तो याद ही नहीं रहा खाना बनाने का। वैसे क्या बनाना है? आज तो नितांशी मुझसे आलू के पराठे और साथ में अचार को बोल रही थी, वही बना देना। और हाँ, खाने से पहले नितांशी को उसके कमरे में गाजर चुकंदर का जूस बना कर देकर आ। गर्भवती है ना, तो ऐसे ही चीज लेने से उसके अंदर जान रहेगी। जी माँ जी। भाभी, मुझे भी जूस बना कर देना। वो क्या है ना, मुझे भी काफी वीकनेस महसूस हो रही है। ठीक है, लाती हूँ। गायत्री ऐसे बोलकर रसोई में जूस निकालने को चली गई। उसने गाजर और चुकंदर से जूस निकाला, जिसके बाद वो उसे नितांशी के कमरे में देकर आई। उसकी नंद ऋषिका भी नितांशी के पास ही बैठी। भाभी, आप तो अपने ही जैसी सुंदर एक बेटी को जन्म देना। सच में अगर आपको प्यारी सी बेटी हुई ना, तो मैं तो सारा दिन उसका ख्याल रखा करूंगी। ये लो दीदी, और ऋषिका तुम्हारा जूस। हाँ, यहीं साइड में ही रख दो। जी। जैसे ऋषिका नितांशी दीदी से बात कर रही है, वैसे कभी मुझसे तो ऋषिका ने बात नहीं की। पता नहीं क्यों लोग नितांशी दीदी को ज्यादा पसंद करते हैं। दीदी में कोई तो बात है जो मुझ में नहीं है। गायत्री बेचारी ऐसे ही भेदभाव को देखकर उदास हो जाती थी, लेकिन फिर वो खुद को संभाल भी लेती थी। ऐसी सिलसिला जारी था और आज वो दिन भी आ चुका था जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। आज के दिन नितांशी की डिलीवरी हुई और नितांशी को एक बेटे की खुशखबरी मिली। अरे गायत्री और ऋषिका, ये लो सभी मुंह मीठा करो। आज तो मेरे पांव ही जमीन पर नहीं है, मेरी बहू को बेटा हुआ है। राजेश, चल मुझे बाजार लेकर चल, अपने पोते के लिए मुझे बहुत कुछ लाना है। सुनो तुम दोनों, शाम तक माधव बोल रहा था कि नितांशी को छुट्टी मिल जाएगी तो तुम उसका कमरा सजा देना। जी माँ जी। 3 तो अभी बज रहे हैं। चलो गायत्री भाभी, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मिलकर भाभी का कमरा सजाने चलते हैं। गायत्री और ऋषिका ऐसे बोलकर कमरे में आई। कमरे में पहले ही डेकोरेशन का सामान था, जिसका इंतजाम पहले से ही जमुना ने किया हुआ था। गायत्री और ऋषिका ने मिलकर गुब्बारों और फूलों से कमरा सजाया। कुछ ही देर में जमुना अपने पोते और बहू के लिए काफी सारे कपड़े और सामान लाई, जिसको भी कमरे में रखा गया। और कुछ इस तरह से नितांशी का उसके पहले बच्चे के साथ स्वागत हुआ। अरे वाह, ये इतना कुछ मेरे लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसको मेरी गोद में तो दे। हाय, कब से इंतजार कर रही थी मैं इस दिन का। सभी तरफ खुशियां बरस रही थीं और इन्हीं खुशियों के बीच गायत्री भी अपने पहले बच्चे के साथ घर आने के सपने सजा रही थी। कुछ ही दिन बाद गायत्री का भी इंतजार खत्म हो गया और वो दिन भी आया जब गायत्री ने बेटी को जन्म दिया। लेकिन गायत्री की बारी पर न किसी ने मुंह मीठा किया, न ही उसके स्वागत की कोई तैयारी की गई। शाम को जब गायत्री आंखों में सपने सजाए बच्ची को घर लेकर आई, तब चलो अब तुम लोग अंदर आओ।
हाय कितनी प्यारी बच्ची है। जा राजेश, गायत्री को कमरे में ले जा। मेरे और मेरे बच्चे के लिए तो किसी ने फूल नहीं बिछाए, हो सकता है कमरा सजा हुआ हो। गायत्री बेचारी आस लगाकर कमरे में जा रही थी, लेकिन कमरा भी उसे सूना ही मिला, जिसे देखकर गायत्री का दिल टूट गया। मेरे तो कमरे में भी कुछ नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं कैसे भूल गई कि मैं गायत्री हूँ, नितांशी दीदी नहीं। खास काम तो बस नितांशी दीदी के लिए ही किए जाते हैं। मेरे पास सबसे खास चीज मेरी बेटी है, तो बस मुझे और क्या ही चाहिए। गायत्री ने ऐसे ही करके अपने मन को समझा लिया और वो अपनी बेटी को गोद में लेकर उसे खिलाने लगी। कहाँ है मेरी प्यारी शहजादी? हाँ, मैं अपनी बेटी का नाम तारा रखूंगी। ये मेरी आंखों का तारा है। एक तरफ गायत्री ऐसे अपनी बेटी से बोल बोल कर उसे खिला रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ नितांशी। अरे चुप भी हो जा मेरे बाप, तूने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। माँ जी, रोहन को कुछ देर आप संभाल लो ना। इसने तो रो रो कर मेरे दिन का चैन और रात की नींद उड़ा दी है। जरा मेरा चेहरा तो देखो, मेरी स्किन का सारा ग्लो भी उड़ गया है। मैं अब और ऐसे ही बस बच्चे को संभालते हुए नहीं रह सकती, मुझे रेस्ट चाहिए। रेस्ट? और वो कैसे मिलेगा? रेस्ट तो बस ऐसे ही मिल सकता है माँ जी। आप ना मेरे लिए एक आया लगा दो, थोड़ा दिन में वो रोहन को देख लिया करेगी तो मुझे आराम मिल जाएगा। आया? ठीक है, तो मैं तेरे लिए आया लगा दूंगी। और कुछ? जमुना ने बिना सोचे समझे नितांशी की बात को मान लिया और अगले ही दिन नितांशी के बच्चे को संभालने शांता नाम की एक औरत आया बनके जमुना के घर आ गई। हाँ, अच्छा हुआ जो माँ जी ने आया का इंतजाम जल्दी कर दिया। ये लीजिए शांता जी, अब से ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जाइए अब इसे खिला लीजिए, तब तक मैं जरा अपने दोस्तों के साथ बाहर घुमाती हूँ। कहाँ है छोटा सा राजकुमार? मालकिन, लगता है कि अभी छोटे मालिक मुझे पहचान नहीं रहे हैं। हाँ, तो तुम इसे संभालोगी तभी तो ये पहचानेगा। अब मुझे जाने दो, अगर ये ज्यादा रोए तो फ्रिज में इसके दूध की बोतल है, इसे दूध दे देना। नितांशी अपने रोते हुए बच्चे को आया की गोद में छोड़ खुद बाहर घूमने चली गई। शांता से जब रोहन काबू में नहीं आया तो उसने छोटे से बच्चे के मुंह से बर्फ जैसे ठंडे दूध की बोतल को लगा दिया। ऐसी सिलसिला जारी था। एक तरफ नितांशी थी जिसको अपने बच्चे से जरा सा भी लगाव नहीं था, वो बस अपने फैशन में ही लगी रहती थी। तो वहीं दूसरी तरफ गायत्री थी जो हर वक्त अपनी बेटी को हाथों में रखती थी। ऐसे ही आज के दिन दोनों बहुएं हॉल में थीं। नितांशी का बेटा शांता खिला रही थी और गायत्री की गोद में उसकी बेटी थी। बहुओं, मैं क्या सोच रही थी, अब 1.5 महीना होने को आया है, मेहमान भी अब शिकायत कर रहे हैं, तो क्यों ना कल मैं तुम्हारे बच्चों की खुशी में फंक्शन रख लूं। सभी नया और पहला बच्चा घर में आने पर दावत करते ही हैं। माँ कल ठीक है, बस ये है कि हमने कोई तैयारी नहीं कर रखी है, मुझे एक ही दिन में ड्रेस बनाना होगा। हाँ कोई नहीं, बस मैं कल का फंक्शन रख रही हूँ क्योंकि मुझसे अब सबने बहुत शिकायत कर ली। ओ गॉड, कल का फंक्शन, मुझे तो खुद बहुत तैयारी करनी है। मुझे ड्रेस लाना है, पार्लर भी जाना है, काम करती हूँ। माँ जी, मैं अभी शॉपिंग और तैयारी के लिए निकल जाती हूँ। नितांशी ने ऐसे बोला ही था कि तभी हाथ में उसका बच्चा लिए उसकी नंद ऋषिका उसके पास आई। भाभी देखो ना, रोहन का सांस लेते हुए पूरा सीना झरझर बोल रहा है और इसे लाइट फीवर भी है। अरे हाँ, है तो सही। देखो ऋषिका, मैंने कमरे में इसकी दवा रखी हुई है, शांता जी को पता है, इसको वो दे दो। अच्छा, और तू क्या करेगी? तेरा बेटा बीमार है, तुझे जरा भी इसकी फिक्र नहीं है? ओहो माँ जी, कौन सा रोहन को 105 डिग्री बुखार हो गया? हो भी तो सकता है, ये बस ऐसे ही गर्म हो रहा हो। हाँ बीना, अब घर में मैं इसको संभालूं या फिर शॉपिंग पर जाऊं? शांता जी, मुझे काम है, रोहन का अच्छे से ख्याल रखना। नितांशी ऐसे बोलकर अपने बीमार बच्चे को छोड़कर जाने लगी कि रोहन रोने लग गया। ओहो शांता जी, से ले जाओ ना, अब मुझे देखेगा तो रोएगा ही। हाँ, तेरे लिए तो तेरा फैशन ही ज्यादा जरूरी है। जरा देख बेशरम अपनी बहन को कैसे हर वक्त तारा को अपने साथ रखती है। अभी भी देख कैसे उसे लेकर खाना बना रही है। ओहो माँ जी, बस भी करो, आपकी इन बातों से मैं रुकने वाली नहीं हूँ। और वो संभाल लेती है अपनी बेटी को, क्योंकि लड़कियां शांत होती है। मेरा बेटा बहुत ज्यादा रोता है। अब मुझसे ज्यादा बातें ना कीजिए, मुझे जाने दीजिए। नितांशी अपने बेटे को छोड़कर खुद अपनी शॉपिंग और ब्यूटी ट्रीटमेंट लेने को चली गई। वहीं दूसरी तरफ गायत्री कुछ इस तरह से काम कर रही थी। सो जा मेरी राजकुमारी। सो गई। चलो अब इसे पालने में लिटाकर मैं कल के फंक्शन की ड्रेस रेडी कर लेती हूँ। गायत्री बड़े ही हिसाब से काम करती थी। आज भी अपनी बेटी को सुलाने के बाद वो मशीन पर बैठी और फंक्शन के लिए खुद से ही ड्रेस बनाने लगी। देखते ही देखते फंक्शन का दिन भी आ गया।
गायत्री ने अपनी बेटी और अपने लिए एक जैसा ही लहंगा सिला था। वहीं नितांशी ने अपने लिए बहुत ही महंगा गाउन खरीदा और अपने बेटे के लिए एक डेनिम सूट। वाओ, आई एम लुकिंग गॉर्जियस। रोहन तो आया के पास है, तैयार हो जाती हूँ। मुझे ऐसा तैयार करना कि सभी की नजरें मेरे ऊपर ठहर जाएं। नितांशी प्रोफेशनल तरीके से तैयार होने लगी तो वहीं दूसरी ओर हर वक्त इसका बच्चा तो आया की गोद में ही लटका रहता है। इसका नहीं मानो आया का ही बेटा हो। वाह, छोटी सी लहंगे में मेरी बेटी तारा तो सितारे जैसी लग रही है। ये ले मेरी राजकुमारी, तो इससे खेल, तब तक मैं तैयार हो जाती हूँ। गायत्री ने अपनी बेटी को खेल में लगाया, जिसके बाद वो तैयार हुई। कुछ ही देर में गेस्ट आ गए और फंक्शन शुरू हुआ। फंक्शन में रोहन तो आया की ही गोद में था और गायत्री तारा को लेकर सभी मेहमानों से मिल रही थी। ये तुम्हारी बेटी है, कितनी प्यारी है। गायत्री बेटा, ये नितांशी छड़ी की तरह क्यों घूम रही है, जैसे इसका कोई बच्चा ही ना हो। इसका बेटा कहाँ है? हाँ हाँ छोटे मालिक, चुप हो जाओ। क्या है, बच्चा है, हमेशा रोता रहता है। अरे रोहन मालिक को तो बुखार है, और वो भी बहुत तेज। छोटे मालिक, अरे नहीं, इनकी तो तबीयत बिगड़ रही है। मालकिन, मालकिन। शांता तेजी से रोहन को लेकर भागी। तेज बुखार की वजह से रोहन की तबीयत बिगड़ गई थी। वो उसे नितांशी के पास ही लेकर गई, जहां नितांशी अपनी सहेलियों में मगन थी। मालकिन, वो छोटे मालिक। क्या है शांता, दिखता नहीं है। मैं कुछ बात कर रही हूँ, जाओ यहाँ से। कैसी माँ है, अपने ही बच्चे की परवाह नहीं है। मैं अब इन्हें गायत्री मालकिन के पास लेकर जाती हूँ। शांता को कुछ समझ नहीं आया। वो रोहन को गायत्री के पास लेकर गई, जहां गायत्री रोहन की हालत देखकर एक हाथ में अपनी बेटी को लिए और एक हाथ में रोहन को लिए सब कुछ छोड़कर अस्पताल लेकर भागी। सब ये देख हक्का बक्का रह गई। शांता, ये गायत्री रोहन और तारा को लेकर कहाँ गई? बड़ी मालकिन, रोहन जी को बहुत तेज बुखार हो गया था, जिससे उनकी आंखें तक बंद हो गई। मैं नितांशी मालकिन जी के पास गई तो उन्होंने सुना नहीं, तो मैंने गायत्री मालकिन को बताया। अब वो उसे लेकर अस्पताल गई होंगी। क्या? अचानक ही खुशी का माहौल गम में बदल गया। सारे घर वाले अस्पताल की तरफ को भागे और पूरा फंक्शन खत्म हुआ। अस्पताल जाकर देखा तो गायत्री ने सही वक्त पर रोहन को वहां पहुंचा दिया था और उसके बोतल चढ़ रही थी। क्या हुआ मेरे बेटे को? डॉक्टर ने मुझे बताया कि रोहन को बहुत ज्यादा तेज बुखार हुआ है। इसके सीने पर भी इन्फेक्शन है। ये बच्चा सही केयर ना मिल पाने की वजह से बहुत ज्यादा वीक है दीदी। गायत्री की बात सुनकर जमुना ने नितांशी को घूर कर देखा और फिर उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाया। थू है तेरे जैसी माँ पर, जो अपने ही बच्चों को दूसरों के हाथ में छोड़ती है। अब पता चला तुझे तेरी लापरवाही का नतीजा। जा कर ले अब भी अपने फैशन, घंटों लगा कर आ बाजारों में। वैसे भी बच्चे की जिंदगी से ज्यादा तेरे लिए यही सब इम्पोर्टेंट है। जमुना की बातें सुनकर नितांशी का सिर शर्म से झुक गया। वाह नितांशी वाह, अभी एक ही तो जिम्मेदारी आई थी तुम्हारे ऊपर, तुमसे वो भी अच्छी तरह से नहीं निभाई गई। जरा देख अपनी बहन को, ये सारे काम करती है, तेरी तरह खाली नहीं रहती है और सबके साथ अपनी बेटी को भी ऐसे संभालती है कि इस पर कभी भी एक आंच नहीं आई। नितांशी, आज तेरी इन लापरवाहियों की वजह से अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता ना, तो मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करती। सभी नितांशी को ऐसे ही सुनाने लगे, जिसकी वजह से नितांशी की नजरें शर्म से बहुत ही ज्यादा झुकी रहीं। उसके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं था। मैं बहुत बुरी माँ हूँ, लेकिन अब से मैं अच्छी माँ बनने की कोशिश करूंगी। मेरी बहन, मैंने तुझसे भी भेदभाव रखा, मुझे माफ कर देना। आज तूने मुझ पर बहुत ही बड़ा एहसान किया है। नितांशी ने गायत्री से माफी मांगी तो वहीं दूसरी तरफ इस हादसे ने नितांशी को एक माँ का फर्ज और जिम्मेदारी भी सिखाई थी। अब सभी का दिल गायत्री की तरफ से भी नरम हुआ। जब रोहन हॉस्पिटल से आया तो नितांशी ने अपने हाथों से उसकी केयर की। वहीं गायत्री को भी अब सभी वो इज्जत दे रहे थे जिसकी वो हकदार थी। अब दोनों बहनें साथ मिलकर घर भी संभालती थी और अपने बच्चे भी, और अब सब कुछ सही हो चुका था।